हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रितिका अपने कमरे की सफाई कर रही होती है कि तभी उसका फोन बजता है और वो देखती है कि कॉल उसकी माँ रेवती का है, जिसके बाद वो बोलती है, मम्मी कितने दिनों बाद फोन किया है आपने, आपको तो ना मेरी याद ही नहीं आती। अच्छा जी, बोल तो ऐसे रही है जैसे तुम मुझसे रोज वीडियो कॉलिंग पे बात करती रहती है। और बता कैसी है तू? हाँ मम्मी सब ठीक है। अरे सुन रितिका, वो तेरी बुआ की जिठानी के भाई के लड़के का लड़का है ना प्रीतम, अरे वही तेरे दूर का भाई, उसकी नौकरी यहीं दिल्ली में लगी है, 1 हफ्ते बाद यहाँ आ रहा है। अरे वही प्रीतम भैया ना, जिनके साथ मिलकर मैं आपको बहुत परेशान करती थी। पर बेटा उसके पास रहने के लिए कोई जगह ही नहीं है, तो मैंने सोचा महीने 2 महीने तू अपने पास ही उसे रख ले, इससे दामाद जी को तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अरे माँ दिक्कत कैसी, आखिर मेरा भाई उनका भी तो साला है। इतना बोलकर वो कॉल कट कर देती है। और शाम को जब उसका पति किशन ऑफिस से घर आता है तो वो उसे अपने भाई के आने की बात बताती है। ये सुनकर वो बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है तुम तो सासू माँ की इकलौती बेटी हो, फिर ये मेरा साला कब पैदा हो गया? अरे साला नहीं, दूर का साला, ये मेरी बुआ की जेठानी के भाई के लड़के का लड़का है, मतलब मेरा दूर का भाई। तो दूर के भाई को पास आने की क्या खुजली हो रही है? क्या किशन, इतने दिनों बाद तो मेरा भाई आ रहा है, उसमें भी तुम्हें मिर्चियाँ लग रही हैं। अरे 2 महीने की ही तो बात है, यूं ही हंसते खेलते चुटकी बजाते बीत जाएंगे देखना। और वैसे भी हंसते खेलते घरों में ही रिश्तेदार आते हैं। ये औरत 2 महीने तो ऐसे बोल रही है जैसे 2 दिन की बात हो। हाँ, और उन्हीं हंसते खेलते घर वालों की ऐसी की तैसी भी कर देते हैं। चलो अब तुमने कह ही दिया है तो आने दो। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। ऐसे ही वक्त गुजरता है और एक दिन रितिका किशन को कॉल करके बोलती है, सुनो, शाम को ऑफिस से जल्दी निकल कर ना प्रीतम भैया को लेते आना एयरपोर्ट से, भूलना मत। यस बॉस, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा, पर अब काम भी करने दो। इतना बोलकर रितिका कॉल कट कर देती है और काम के चक्कर में किशन एयरपोर्ट जाना भूल जाता है। जिसके बाद ऑफिस से निकलते वक्त उसे याद आता है और वो खुद से बोलता है, ओह शिट यार, मैं तो एयरपोर्ट जाना ही भूल गया। कुछ सोच किशन, कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो आज तेरी अच्छे से लंका लग जाएगी। कुछ देर बाद जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि रितिका हाथ में बेलन लिए खड़ी है। ये देखकर वो डर कर बोलता है, वो मैं तो टाइम से एयरपोर्ट पहुंच गया था, पर वो क्या नाम कहा था तुमने, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? अरे वही मेरा दूर का साला, मुझे कहीं दिखा ही नहीं, इसीलिए। तभी पीछे से एक लड़के की आवाज आती है, ऐसा था क्या? मुझे तो आप कहीं दिखे ही नहीं। कहीं आप एयरपोर्ट की जगह रेलवे स्टेशन तो नहीं पहुंच गए थे? एक काम आप ढंग से नहीं कर सकते, आपकी वजह से मेरे भाई को इतनी दूर से टैक्सी करके आना पड़ा। कोई बात नहीं जीजी, पहली बार है, अब से नहीं करेंगे। क्यों जीजू, अब आप आ ही गए हो तो टैक्सी वाले को 3000 दे देना किराए के। 3000? पर एयरपोर्ट तो मुश्किल से 1 घंटा दूर है साले साहब। इतना क्यों चौंक रहा है जीजू? वो तो जीजी ने कहा है कि तेरे जीजा जी दे देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा जीजा तो मोहल्ले का अंबानी हो रहा है ना, जो 3000 टैक्सी का किराया भरने के लिए बैठा है। हाँ तुम चिंता मत करो, मैं देता हूँ ना किराया। इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन तीनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी खाने को देखकर किशन बोलता है, रितिका, आज तुमने किस गम में खाना बनाया है, जो टिंडे की सब्जी, मसूर की दाल, घुइयां की चटनी और सूखी रोटी बना के रख दी? तो भला इस खाने में क्या बुराई है, कितनी पौष्टिक चीजें हैं ये सारी, और ये सारा खाना प्रीतम भैया के पसंद का भी तो है। आजकल के लड़कों के खाने के टेस्ट को क्या हो गया है, जो ये टिंडे घुइयां खा रहा है? इसके चक्कर में मुझे भी यही ठूसने पड़ेंगे। और कुछ है क्या? नहीं नहीं रहने दो, आज बाहर ही खा लूंगा। इतना कुछ तो रखा है टेबल पर, और क्या चाहिए? और जीजी ने इतने प्यार से बनाया है ये सब, और आप कह रहे हो बाहर खा लोगे? ऐसा ही है तो ऑर्डर कर दो, आपके साथ साथ हम भी खा लेंगे। क्यों जीजी? जी हाँ, जब प्रीतम इतना कह ही रहा है तो कर दीजिए ना। और वैसे भी जब से बेचारा यहाँ आया है कुछ बोलता ही नहीं है, जो बनाते हैं वही खा लेता है चुपचाप। जब कुछ खाता ही नहीं तो ये घुइयां टिंडे किस आदि मानव के लिए बनाए थे? ठीक है, आज साले साहब के लिए ये भी कर ही देते हैं। इतना कहकर वो खाना ऑर्डर कर देता है। ऐसे ही एक दिन प्रीतम किशन के पास जाकर बोलता है, जीजू, आपके पास वो 3 पीस सूट है, वो एक दिन के लिए उधार मिलेगा क्या?
तुम्हें किसने बताया सूट के बारे में? जीजी ने। देखो अब कोई बहाना मत बना देना, मुझे जरूरत है उसकी, शाम को वापस करता हूँ ना मैं आपको। जिसके बाद किशन उसे अपना सूट निकाल कर दे देता है और बोलता है, ध्यान से साले साहब, वैसे मैं अपने कपड़े किसी के साथ शेयर नहीं करता, वो तो रितिका ने तुम्हें बता दिया तो दे रहा हूँ, प्लीज इसे खराब मत कर देना, बहुत महंगा है। डोंट वरी जीजू, मैं इसे बिल्कुल भी गंदा नहीं होने दूंगा। इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और शाम को जब वो घर वापस आता है तो किशन उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि प्रीतम ने उसका सूट पहना तो था लेकिन उस पर कीचड़ और नाली के काले धब्बे पड़े थे। उसे ऐसे हाल में देखकर रितिका बोलती है, तुम चुप करो जी, एक तो मेरा बेचारा भाई नाले में गिर गया, तुम्हें अपने सूट की पड़ी है। प्रीतम चल बाथरूम में, तू नहा ले, मैं तुझे साबुन और तौलिया देती हूँ। इतना कहकर रितिका और प्रीतम वहाँ से चले जाते हैं और अपने सर पर हाथ रखकर किशन खुद से बोलता है, इस साले कमीने ने तो मेरी जिंदगी झंड कर रखी है। पहले आते ही 3000 का चूना लगवाया, फिर बाहर से खाना मंगवाया और आज अपने साथ साथ मेरे इतने महंगे सूट को गंदे नाले में डुबाया। जब दूर का साला इतनी पास आकर जिंदगी की ऐसी तैसी कर रहा है, तो अगर सच में रितिका का कोई सगा भाई होता, वो तो मेरे सर पर बैठकर नाचता। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और प्रीतम अपने दो दोस्तों को लेकर घर आता है और बोलता है, जीजी ये मेरे दोस्त है। वो क्या है ना, इनके मकान मालिक ने इनका सामान बिना बताए ही घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे इनकी हालत देखी नहीं गई, इसीलिए मैं इन्हें अपने साथ ले आया, बस 2 दिन के लिए। जीजी मैंने सही किया ना? हाँ हाँ प्रीतम, बिल्कुल सही किया तूने। अरे आजकल कौन रखता है तेरे जैसे सोच विचार, क्यों जी? मैं ना कहती थी मेरा भाई लाखों में एक है। हाँ हाँ, और इस लाखों में एक को मेरे ही पल्ले पड़ना था। पहले ये दूर का साला क्या कम था जो अब इसके छपरी दोस्त भी मुफ्त की रोटियां तोड़ने आ गए। हे भगवान, जल्दी से इस साले नाम की बला को यहाँ से खिसका दो ताकि मैं चैन से जी सकूं। ओए प्रीतम, तेरे जीजू की शक्ल देखकर तो लग रहा है जैसे हमारे आने से उनकी छाती पर सांप लौट रहा हो। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरे जीजू का दिल कितना बड़ा है, वो तुम्हारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आने देंगे। इतना बोलकर वो लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं और कुछ ही टाइम में सारा खाना चट कर जाते हैं। जिसके बाद में किशन बोलता है, प्रीतम ये तेरे दोस्त हैं या पिछले जन्म के राक्षस? मैंने तो अभी खाने को ठीक से देखा भी नहीं और ये डकार भी गए। हाँ तो खाना देखने की नहीं खाने की चीज होती है, तो खाएंगे ही ना। ऐसे ही समय गुजरता है और प्रीतम के जाने का दिन आ जाता है। जाते वक्त रितिका बोलती है, अरे इतनी भी क्या जल्दी है जाने की, 2-4 महीने तो रुक जा भाई। अरे ओ मूर्ख औरत, जाती भला को क्यों रोक रही है? अरे तुम भी ना कुछ भी कहती हो। अब भला कब तक अपनी बहन के घर में रहेगा? उसकी भी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। हाँ जीजी, जीजू सही कह रहे हैं, कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बनकर रहूंगा, चलता हूँ अब। इतना बोलकर वो सामान लेकर दरवाजे से बाहर चला जाता है। प्रीतम के जाते ही किशन चैन की सांस लेता है और सोफे पर पसर जाता है कि तभी थोड़ी ही देर में डोरबेल बजती है और दरवाजे पर प्रीतम खड़ा होता है और बोलता है, वो क्या है ना जीजू, जीजी के प्यार ने मुझे एयरपोर्ट तक जाने ही नहीं दिया और फिर मैसेज आया कि मेरी फ्लाइट भी किसी कारण डिले हो गई है, तो मैं वापस आ गया। ये सुनकर तो जैसे किशन के होश उड़ जाते हैं और वो सर पकड़कर बोलता है, भगवान थोड़ी देर की खुशी लेकर छीन भी ली, आखिर ये दूर का साला पास ही क्यों आया था। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।